नमस्कार। मैं भूषण जिंदल, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। आज आप लोगों के साथ थोड़ा चर्चा करेंगे हमारी हेल्थ के बारे में। हमें अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है ताकि हम लोग अपने आप को बीमारी से सुरक्षित रख सकें, किसी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में ना आए। आओ उस पर चर्चा करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसे हमारे ऋषि मुनि और बड़े बुजुर्ग जो लोग थे वो एक बात कहा करते थे कि जिसका पेट सही है उसका जन्म सुखी है। जिसका पेट सही है उसका जन्म सुखी है। यानी इसका मतलब ये था कि आप जो भोजन में लेते हो, यदि आपको सही समय पर सही मोशन हो जाए तो आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। ज़्यादातर आज के इस आधुनिक युग में हम लोगों ने अपनी जो दिनचर्या को चेंज किया है, हमने अपने खाने पीने के स्टाइल, खाने पीने की चीज़ें, रहने सहने की आदतें, सोने की आदतें, इनमें जो परिवर्तन किया है उसके कारण स्थिति ये आती है कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के शिकार हो चुके हैं। और कब्ज एक देखने में बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वास्तव में ये हमारे शरीर को पूर्ण रूप से अस्वस्थ बनाती है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन क्या है पहले तो ये समझ लीजिएगा। हम जो भोजन लेते हैं उसमें लगभग हमारे 70% की मात्रा जो है वो पानी की होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग पानी की मात्रा का कम इस्तेमाल करते हैं, पीने में भी पानी की मात्रा का कम इस्तेमाल करते हैं, और हमारे भोजन में ज़्यादातर हार्डनेस रहती है। फास्ट फूड का इस्तेमाल होना, और फास्ट फूड में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब हम उसका इस्तेमाल कर चुके होते हैं तो मोस्टली वो हमारे शरीर के अंदर से जो पानी की मात्रा है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हमारे शरीर की जो नेचर है वो एसिडिक हो जाती है। और इस सब के बावजूद सबसे बड़ी भयंकर चीज के जो लोग डायबिटिक हैं उनके साथ तो ये बहुत ज़्यादातर होता है कि उनको महीने में 20-25 दिन कॉन्स्टिपेशन ही रहता है। उसका मेन कारण मैंने आप लोगों से बताया कि जब बॉडी एसिडिक हो जाती है, यानी कि बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाना और एल्कलाइन की मात्रा कम हो जाना। हमारी बॉडी में एसिड एल्कलाइन का संतुलन बने रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा 30% और एल्कलाइन की मात्रा 70% की स्थिति होनी चाहिए, तभी हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो सही से काम करेंगे। देखिए, इसी की वजह से अब मान लीजिएगा कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं या एक व्यक्ति डायबिटिक है तो उसके साथ स्थिति क्या आती है, कॉन्स्टिपेशन क्यों बनता है, इस बात पे विचार करें। देखिए, कॉन्स्टिपेशन बनने का मेन कारण क्या है कि डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसका ब्लड काफी हार्ड होता है, और चूंकि ब्लड को बॉडी के पूरे हिस्से में सर्कुलेट होने के लिए उससे चाहिए एल्कलाइन नेचर, और उसकी नेचर बनी हुई एसिडिक। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन से, अदर सेल्स से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो पानी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होके आ गया, क्योंकि सर्कुलेशन बने रहना है, शरीर की एक नेचर बनी हुई है कि उसे शरीर में ब्लड को सही तरह से सर्कुलेट करना है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब इंटेस्टाइन से पानी खींच लिया गया और ज्यादा मात्रा में खींच लिया गया तो हमारे भोजन में पानी की मात्रा बहुत कम रह गई, जिसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टाइनल अल्सर, ये सब चीजें सामने आ जाती है। और जब ये चीजें आती है तो इसको कोलाइटिस बोलते हैं, यानी कि कॉलन के अंदर इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ जाता है तो इन्फ्लेमेशन बन जाता है। तो ऐसी स्थितियां जो हमारे सामने आती है उसमें हमारे बीमार होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और यही कारण है कि जब हमारा भोजन स्टमक से ड्यूडेनम में आता है तो वहां पर भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होने की वजह से यह स्थिति यह बनती है कि भोजन जो हमारा आगे बढ़ना चाहिए था सही समय के अनुसार वो आगे बढ़ नहीं पाता, और यही कारण बनता है अल्सर का, यही कारण बनता है बॉडी में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन का, और यही कारण बनता है कि जो हमारा पैनक्रियाज है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अब आप समझिए कि पैनक्रियाज का एबनॉर्मल हो जाना
हमारे शरीर में बीमारियों को निमंत्रण देना है, क्योंकि जितना भी बॉडी का काम है उसमें सबसे मेन रोल जो है वो लीवर और पैनक्रियाज का है। लीवर बाइल बनाता है, गॉल ब्लैडर को देता है, वहां से जरूरत के अनुसार जितना हमने फैट लिया उसके अनुसार बाइल ड्यूडेनम में आता है। उसके अलावा पैनक्रियाज से निकलने वाले जितने एंजाइम्स हैं, जितने हार्मोन्स हैं, वो भी अनबैलेंस हो जाते हैं। अब देखिए, चूंकि हमारा जो पैनक्रियाज है ये दोनों तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, हार्मोन्स भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है, यानी कि ये ड्यूअल ऑर्गन है, दोनों तरह के। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। अब समझिए आप, जो एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन पैनक्रियाज करता है उसमें 3 तरह के सेल्स हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तीनों से ग्लूकेगोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन। अब आप समझिए पैनक्रियाज अनबैलेंस हुआ। पैनक्रियाज अनबैलेंस हुआ तो अल्फा जो सेल ग्लूकेगोन बनाता है वो वहां वर्क नहीं कर पा रहा। जब वर्क नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, शरीर में ग्लूकोज की कमी आ जाएगी। जब शरीर में ग्लूकोज की कमी आएगी तो हमारा शरीर हर समय थकावट महसूस करना, कमजोरी आना, चिड़चिड़ापन आना, थोड़ा सा चलने के बाद थकावट हो जाना, हर समय चक्कर आते रहना, कुछ इस तरह की बीमारियां जो ये इंडिकेट करती है कि इस समय हमारा जो पैनक्रियाज है उसका जो अल्फा सेल है वो सही काम नहीं कर रहा। दूसरा बीटा सेल। अब बीटा सेल से इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। अब वो भी डिस्टर्ब हो गया, वो डिस्टर्ब हुआ, इंसुलिन डिस्टर्ब हुआ तो हमारे शरीर में क्या हुआ, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि इंसुलिन उसको मेटाबॉलिज्म करता है, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म जब इंसुलिन ही नहीं बन रहा तो मेटाबॉलिज्म कैसे हो पाएगा। अब उस स्थिति में क्या होगा कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और यही एक कारण बनता है। मेनली ज्यादातर लोगों को आपने सुना होगा कि वो मीठे का ज्यादा सेवन नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी डायबिटिक हो गए। बहुत से कहते हैं जी मुझे तो कई साल हो गए, मैंने मीठे का सेवन ही नहीं करा, मैं डायबिटिक कैसे हो गया। मेन चीज है कॉन्स्टिपेशन। फिर दोबारा वहीं आ जाइए, मेन चीज कॉन्स्टिपेशन है। अब चूंकि बीटा सेल काम नहीं कर रहा, इंसुलिन नहीं बनेगा, तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, जिसको हाइपरग्लूसीमिया बोलते हैं। अब देखिए उस कंडीशन में क्या है कि पेशेंट डायबिटिक हो गया। अब डायबिटीज का जो असर है, आप समझिए डायबिटीज का असर क्या होगा कि हमारी जो किडनी है वो सही तरह से ब्लड का, क्योंकि वहां पर स्थिति क्या होगी, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ब्लड हार्ड हो जाएगा और किडनी जो फिल्ट्रेशन करती है ब्लड का वो सही से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, किडनी के नेफ्रॉन्स जो है वो बंद होने लगेंगे। जैसे एक छलनी है चाय छानने की, हम लोग चाय छानते हैं, यदि हम उसकी सफाई ना करें या उसमें बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल किया हुआ हो तो धीरे धीरे वो छलनियां ब्लॉक हो जाती है। ऐसे ही हमारी किडनी के जो नेफ्रॉन्स है वो वही काम करते हैं जो छलनी करती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो नेफ्रॉन्स है ये काम करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे किडनी की बीमारियां शुरू हो जाती है, जैसे हाई बीपी है, लो बीपी है, ये सब किडनी की वजह से है। तो इसी तरह से यदि डेल्टा सेल जो पैनक्रियाज का है, मान लीजिए पैनक्रियाज जो है जिसको एक पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं कि पैनक्रियाज में इन्फेक्शन का आ जाना, अब धीरे धीरे क्या होता है कि डेल्टा सेल भी वर्क करना बंद कर देगा, जो सोमैटोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन का जो काम होता है, ये हमारी बॉडी की जितनी सेल्स है, चूंकि सेल्स हमारी बॉडी की सबसे सूक्ष्म संरचना है, अब सोमैटोस्टेटिन नहीं बन रहा और पैनक्रियाज का डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन को सही से रिलीज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में गांठें बनने लगती है, सेल्स अनडिजायर्ड ग्रोथ के रूप में आगे आ जाती है। कहीं फैट की गांठें बन गई जिसको लाइपोमिया बोलते हैं, लाइपोमा। अब उस स्थिति में क्या होता है, हालांकि लाइपोमा की जो गांठें हैं वो नुकसान की नहीं है क्योंकि उसमें कोई पेन नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो हार्ड हो जाती है, उसमें पेन होने लगता है। इसी तरह से सिस्ट बनने लगती है, यूट्रस की सिस्ट है, तो इस तरह से जब ये बनने लगती है तो क्या होता है कि इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि हमारा पैनक्रियाज का जो डेल्टा सेल है वो सही से काम नहीं कर रहा। अब देखिए ये सब चीजें जब इस तरह की स्थिति बनती है तो यही चीज आगे चल के जो उसका डेल्टा सेल है सोमैटोस्टेटिन नहीं बना रहा, यही चीज आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती है। तो अब आप देखिए यही चीज जो मैं आपसे बता रहा हूं, कॉन्स्टिपेशन। अब यही कॉन्स्टिपेशन छोटी से छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारी जो कैंसर की है उस तक का
जन्म जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके लिए क्या है कि यदि आप चाहते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बच के रहना है, तो मेरा निवेदन है फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें। उसके साथ साथ जो ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीजें ना पिएं। पानी का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें। अपने भोजन में यह भी ध्यान रखें कि भोजन के अंदर पानी की मात्रा कितनी है। यदि आप इन चीजों पे ध्यान करो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, तो ये जितनी बीमारियां मैंने आपसे बताई, इसमें आपको बहुत काफी हद तक रिलीफ मिलेगा और इससे आपको बहुत कुछ सुकून भी मिलेगा। अब जैसे आप ये मान के चले, जो मैंने बताई है इसमें मेन चीजें क्या की, डायबिटीज होगी, सिस्ट हो गया, लाइपोमा हो गया, कैंसर हो गया, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो गया, और उसके अलावा पेनक्रिएटाइटिस हो गया, अल्सर की बीमारी हो गई, और बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं। जैसे अल्सर है, अल्सर में पेप्टिक अल्सर है, इंटेस्टाइन का अल्सर है, किडनी की बीमारियां हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसमें यदि आप चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई दवाई का इस्तेमाल ना करना पड़े, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपचार है कि आप पानी की मात्रा का ज्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन एक चीज ध्यान करने की है, यदि आपकी किडनी फेल हो चुकी है, यदि आपकी किडनी फेल हो चुकी है और नौबत डायलिसिस की भी आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले, एकदम तेजी से ज्यादा पानी ना पिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले। लेकिन कुछ कुछ देर बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जैसे 20 मिनट बाद फिर आप थोड़ा सा पानी पी लें, 15-20 मिनट बाद फिर आप थोड़ा सा पानी पी लें, लेकिन एक साथ ज्यादा क्वांटिटी पानी की नहीं लेनी। उसी तरह से हार्ट पेशेंट का है, मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट है, तो हार्ट पेशेंट के व्यक्ति को भी पानी ज्यादा मात्रा में एक साथ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यदि पानी ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारा जो ब्लड है वो ज्यादा पतला होगा, और ज्यादा पतला होने की वजह से जो हार्ट है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में ये सब चीजों से यदि बचना है तो ये भी रखें। उसके साथ साथ एक चीज और बताया मैं आपसे कि इस काम में जो मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन हुआ, डायबिटीज हुआ, और पेनक्रिएटाइटिस हुआ, अल्सर हुआ, इन सब चीजों में न्यूरोथेरेपी जो उपचार है ये आज के समय में बड़ा कारगर है। इन सब बीमारियों पे न्यूरोथेरेपी का बहुत अच्छा कंट्रोल है। यदि हम न्यूरोथेरेपी उपचार लें तो हम ये मानते हैं कि इसमें आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, और कोई लंबा चौड़ा उपचार नहीं है। बहुत छोटी छोटी 2-3 वो होती है न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट हैं, जिसमें आपको यदि आप अप्लाई करें अपने नॉर्मल जीवन में तो आपको बहुत अच्छा सुकून मिल सकता है। तो न्यूरोथेरेपी के विषय में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, न्यूरोथेरेपी के विषय में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरह ट्रीटमेंट देना है, तो ये सब चीजें हम लोग अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बात हो गई आपसे, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ डायबिटीज क्यों होती है इसके बारे में बात हो गई, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्यों ज्यादा बढ़ती है या क्यों कम होती है, हम लोग हाई बीपी, लो बीपी के पेशेंट क्यों बनते हैं, हमारा सही से किडनी का काम ना करना, इसके साथ साथ शरीर में फैट की गांठें हो जाना, उसके अलावा फैट की गांठों के अलावा सिस्ट का हो जाना। तो इन सब चीजों का जो परहेज है, परहेज का ध्यान रखें। दूसरा, आप अपने जो भी आपका आसपास सेंटर है, न्यूरोथेरेपी सेंटर, आप उस पर जाएं, और शरीर हमारा एसिडिक नेचर का ना रहे उसके लिए ट्रीटमेंट लें, ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। और मेरा निवेदन आपसे है कि आप हमारे सेंटर पर आकर के, जिंदल न्यूरोथेरेपी केयर सेंटर, 330 कमला कॉलोनी, शामली, डिस्ट्रिक्ट शामली, यूपी में आप हमारे सेंटर पर आए। यथासंभव हम आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें। आपके शरीर में जो बीमारियां आई है उससे आपको कंट्रोल ही नहीं, क्योर किया जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है भूषण जिंदल न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सब्सक्राइब करें ताकि ये हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।